19 दिसंबर 2025 को अमेरिका की सरकार ने जेफरी एप्स्टीन फाइल को फाइनली पब्लिक में रिलीज कर दिया। बिल क्लिंटन हॉट टब में है, माइकल जैक्सन, डोनाल्ड ट्रंप, सबकी तस्वीरें एप्स्टीन के साथ हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरी कहानी। जेफरी एप्स्टीन कौन था, कैसे उसने दुनिया का सबसे खतरनाक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क बनाया और क्यों उसकी मौत आज भी सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपके पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सीक्रेट्स हो, प्रेसिडेंट के, प्रिंस के, बिलियनियर्स के, तो क्या होगा? आप बन जाओगे दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान, क्योंकि हर कोई आपसे डरेगा। और यही था जेफरी एप्स्टीन का रियल पावर। 1953 में एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में जेफरी एप्स्टीन का जन्म हुआ। बचपन बिल्कुल नॉर्मल था, स्कूल में अच्छा स्टूडेंट था, मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट था। कॉलेज गया लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं की। फिर बन गया मैथ का टीचर डेल्टन स्कूल में, जो एक इलीट प्राइवेट स्कूल था। सैलरी बहुत कम थी, लाइफस्टाइल एवरेज थी, एक सिंपल मैथ टीचर। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होती है असली कहानी। इस स्कूल में पढ़ते थे न्यूयॉर्क के सबसे रिच फैमिलीज के बच्चे। एप्स्टीन ने यहाँ नेटवर्किंग शुरू की, कनेक्शंस बनाए, पेरेंट्स से मिला, पावरफुल लोगों से मुलाकात हुई और 1976 में उसने टीचिंग जॉब छोड़ दी। एंट्री की फाइनेंस की दुनिया में। पहले ज्वाइन किया एक इन्वेस्टमेंट बैंक और फिर 1980 में खुद का फर्म खोला। अब आता है पहला सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन के पास अरबों रुपए कहाँ से आए? तो देखिए, वो कहता था मैं अल्ट्रा रिच लोगों के मनी को मैनेज करता हूँ। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो प्रॉपर क्लाइंट्स नहीं मिले, नो बिजनेस रिकॉर्ड्स, नो लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम। बस एक आदमी का नाम मिला, लेस वैक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के ओनर, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन अमेरिका। और दोस्तों यहाँ चीज बहुत स्ट्रेंज हो जाती है। वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पूरी फॉर्च्यून का कंट्रोल दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल। अब वैक्सनर का कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल एप्स्टीन के हाथ में था। एप्स्टीन साइन कर सकता था वैक्सनर के बिहाफ में, प्रॉपर्टीज खरीद सकता था, ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन क्यों? एक बिलियनियर अपनी पूरी वेल्थ का कंट्रोल किसी को क्यों देगा? कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वैक्सनर ने बाद में कहा कि मुझे मैनिपुलेट किया गया। कुछ लोग कहते हैं एप्स्टीन ब्लैकमेल कर रहा था। कोई नहीं जानता, सब कुछ सस्पिशियस है। 1990 के आते आते एप्स्टीन सुपर रिच बन चुका था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कैरेबियन में एक प्राइवेट आइसलैंड प्राइवेट जेट भी था, बोइंग 727, जिसे बाद में लोलिता एक्सप्रेस कहा जाने लगा। हर लग्जरी चीज थी जो आप सोच सकते हैं। लेकिन इसी टाइम उसकी डार्क रियलिटी सबके सामने आनी शुरू हुई। 1990 के मिड में रिपोर्ट्स आने लगी, यंग गर्ल्स, टीनेजर्स जो कुछ 14 या 15 साल की थी, उन्हें अप्रोच किया जाता था स्कूल में, शॉपिंग मॉल्स में, बीच पर। यूजुअली एक औरत अप्रोच करती थी जिसका नाम था गैसलिन मैक्सवेल। कभी कभी पहले से जो विक्टिम है वो भी अप्रोच करती थी, उसके बदले उन्हें पैसे मिलते थे। उन लड़कियों से कहा जाता था एक बिलियनियर को मसाज देनी है, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, $300-400। बट दोस्तों मसाज एक बहाना था। एप्स्टीन उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज करता था और फिर वो उनसे कहता और लड़कियां लेकर आओ, हर लड़की के लिए पैसे मिलेंगे। ये था उसका पिरामिड स्कीम। अब बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरे केस में एपी सेंटर है, लिटिल जेम्स आइसलैंड, 75 एकर्स में फैला हुआ। एप्स्टीन ने 1998 में खरीदा करीब 8 मिलियन में। दोस्तों बाहर से देखो तो एक पैराडाइज लगता है, क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, व्हाइट सैंड बीच, लग्जरीज विला, स्विमिंग पूल। लोकल्स इसे पीडोफाइल आइसलैंड कहते हैं क्योंकि यहाँ स्ट्रेंज एक्टिविटीज होती रहती थी। अब विक्टिम की आप ही सुनिए। वर्जीनिया गिफ्रे ने बताया पूरे आइसलैंड पर कैमरे थे, बेडरूम में, बाथरूम में, हर जगह। सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त पेट्रोलिंग करते थे, बोट्स पर गार्ड होते थे, भागना इम्पॉसिबल था। एक दूसरी विक्टिम ने कहा आइसलैंड पर जाने के बाद आप ट्रैप हो जाते थे, कहीं भाग नहीं सकते थे। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी, एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके गेस्ट आते थे प्राइवेट जेट में, याच में। पॉलिटिशियन आते थे, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज। 2005 में फ्लोरिडा में एक मदर पुलिस के पास जाती है और कंप्लेन करती है कि एप्स्टीन ने मेरी 14 साल की बेटी को मोलेस्ट किया है। पाम बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जो मिलता है वो शॉकिंग है। पाम बीच पुलिस को मिलती है एप्स्टीन की लिटिल ब्लैक बुक। 97 पेजेस थे, लगभग 1000 नाम, फोन नंबर, एड्रेस, पर्सनल डिटेल, ईमेल एड्रेस। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और सैकड़ों नाम। 40 से ज्यादा विक्टिम सामने आती है, सब माइनर, सबकी सिमिलर स्टोरीज थी। फिर एफबीआई इन्वॉल्व होती है, फेडरल केस बनता है, एविडेंस स्ट्रांग होता है। नॉर्मली ऐसे चार्जेस में डेकेड्स की जेल होती है, उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। लेकिन 2008 में जो होता है वो अमेरिकन जस्टिस सिस्टम का सबसे बड़ा स्कैंडल बन जाता है। यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एक डील करते हैं, नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। मतलब एप्स्टीन हर दिन 12 घंटे के लिए जेल से बाहर जा सकता है, अपने ऑफिस में, लग्जरी कार से, ड्राइवर के साथ।
विक्टिम्स को इस डील के बारे में नहीं बताया गया था, जो क्राइम विक्टिम्स राइट एक्ट का डायरेक्ट वायलेशन था। जुलाई 2009, 13 महीने बाद एप्स्टीन जेल से बाहर आता है, रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर बन गया, लेकिन उसकी लाइफ ऑलमोस्ट वही थी। लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, पार्टीज, हाई सोसाइटी इवेंट, कनेक्शन, सब वापस नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग हार नहीं मानते। जर्नलिस्ट जूली ब्राउन ने डिसाइड किया कि वो इस स्टोरी को फिर से खोलेगी और विक्टिम से बात करेगी। जूली ब्राउन ने विक्टिम से बात की, डॉक्यूमेंट्स खंगाले, एविडेंस कलेक्ट किए और नवंबर 2018 में उन्होंने पब्लिश की एक बॉम्ब सेल सीरीज, जिससे पब्लिक में आउटरीच शुरू हुआ, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ और सरकार पर प्रेशर बढ़ा। फाइनली 6 जुलाई 2019, एप्स्टीन अपने प्राइवेट जेट से पेरिस से न्यूयॉर्क लौट रहा था। जेट लैंड होता है, एप्स्टीन बाहर निकलता है और एफबीआई अरेस्ट कर लेती है। इस बार चार्जेस और सीरियस थे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, और एप्स्टीन को बेल नहीं मिलती। हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल में उन्हें रखा जाता है। अब दोस्तों, विक्टिम्स को लग रहा था फाइनली जस्टिस मिलेगा, ट्रायल होगा, सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शॉक कर दिया। 10 अगस्त 2019 को मॉर्निंग सुबह 6:30 पर गार्ड्स एप्स्टीन की सेल चेक करने जाते हैं और वो देखते हैं एप्स्टीन मरा हुआ है। मेडिकल स्टाफ आता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसे डेड घोषित कर दिया जाता है। ऑफिशियल कंक्लूजन निकलता है, सुसाइड बाय हैंगिंग। अब दोस्तों आते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट पर। 19 दिसंबर 2025 यानी कि 2 दिन पहले यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक फाइल रिलीज की है, हजारों पेजेस की, और बहुत सारी फोटोज रिलीज की हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि नवंबर 2024 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया था एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस डिपार्टमेंट को 30 दिनों के अंदर सभी अनक्लासिफाइड एप्स्टीन रिलेटेड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने थे। डेडलाइन थी 19 दिसंबर। उसी दिन फाइल्स आई। तो क्या था उन फाइल्स में? दोस्तों, सबसे पहले फोटोज थे बिल क्लिंटन के, मल्टीपल तस्वीरें थी। फिर फोटोज आई माइकल जैक्सन की, डोनाल्ड ट्रंप की। अब आती है रियल प्रॉब्लम। डॉक्यूमेंट रिलीज हुए हैं, लेकिन बहुत सारे पेज कंप्लीटली ब्लैक हैं, फुल्ली रेडिकेटेड हैं। कुछ डॉक्यूमेंट की केवल हेडिंग विजिबल है और बाकी सब काले पेज हैं। विक्टिम्स और एडवोकेट्स कह रहे हैं ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक विक्टिम ने कहा, हम उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने एप्स्टीन को इनेबल किया, जो पावर में थे, जिन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। एफबीआई की पूरी इन्वेस्टिगेशन फाइल कहाँ है? और एक स्ट्रेंज बात है, कुछ फाइल्स जो फ्राइडे को अवेलेबल थी, सैटरडे को गायब हो गई। फाइल रिलीज होने के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। क्लिंटन की टीम ने स्टेटमेंट दिया है, प्रेसिडेंट क्लिंटन कभी एप्स्टीन के प्राइवेट आइसलैंड पर गए ही नहीं, वो एप्स्टीन के क्राइम के बारे में जानते ही नहीं थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद पहले से ही अपने आप को सील्ड कर रखा है, कुछ सिलेक्टिव फोटोज ही रिलीज करके। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं। कैसे एक आदमी 1990 से 2019 तक ये सब करता रहा और कोई रोक नहीं सका? 2008 में एप्स्टीन ने खुद को कैसे बचाया? और एप्स्टीन की डेथ रियली सुसाइड है या फिर कुछ और? जो पावरफुल लोग आइसलैंड पर गए थे, उनकी वीडियोस कहाँ हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?